Hello students, I am Neha, your commerce teacher, and today we are going to start our chapter number 5, that is foreign trade. Here we are not talking about only foreign trade. हम यहाँ पे सिर्फ फॉरेन ट्रेड की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इंडिया के फॉरेन ट्रेड की, यानी हमारे इंडिया का इंटरनेशनल लेवल पे जो ट्रेडिंग है यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है वो क्या है। कोई भी कंट्री हो, किसी भी कंट्री की बेटे इकोनॉमी स्मूथली रन तभी कर सकती है जब उसमें इंटरनेशनल करेंसी का या फॉरेन करेंसी का एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट जो है इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और फॉरेन में हमारे देश के का नाम जाना जाता है किसी चीज़ के इंपोर्ट या एक्सपोर्ट को लेके, समझ आया। तो बिना फॉरेन ट्रेड के या बिना इंटरनेशनल ट्रेड के कोई भी इकोनॉमी ग्रो या ग्रूम नहीं हो सकती है अपने आप के लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे। उसकी एक अपनी वेल रेपुटेशन होती है जो बेटे उसे ट्रेडिंग के थ्रू अटेन करनी पड़ती है। अब होता क्या है फॉरेन ट्रेड? फॉरेन ट्रेड में जो हमारा है, हम सबसे पहले उसका मीनिंग पढ़ेंगे। जनरली बेटे हम इस चैप्टर में 4 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हमारे फॉरेन ट्रेड का मीनिंग, और हमारे इंडिपेंडेंस से पहले फॉरेन ट्रेड कैसा था, इंडिपेंडेंस के बाद फॉरेन ट्रेड कैसा रहा, और हमारी स्ट्रैटेजी क्या थी। स्ट्रैटेजी का नाम क्या है हमारा? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रैटेजी। ये पूरे चैप्टर में हम 4 टॉपिक कवर करेंगे। अब सबसे पहला आ जाता है हमारा व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल या फॉरेन ट्रेड। अब यहाँ पे तुम्हें क्या समझना चाहिए, पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं, जो कि मीनिंग क्या कहता है। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स and services across different countries is called international trade। यानी जब 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रीज आपस में मिलजुल के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करती हैं, यानी एक कंट्री में दोनों ही चीज़ें जो हैं अवेल करनी चाहिए कंट्री को, एक्सपोर्ट भी एंड अलॉन्ग विद इंपोर्ट भी। And the company is able to the government is able to export and import of both the things, goods and services, both। कोई भी चीज़ इन्वॉल्व हो सकती है तो हमारा उसको बोला जाएगा इंटरनेशनल ट्रेड। यानी कोई भी इकोनॉमी अपनी से नेक्स्ट इकोनॉमी से यानी किसी और कंट्री से किसी भी चीज़ का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करें तो वो क्या कहलाएगा हमारा इंटरनेशनल ट्रेड। इसको दूसरा अगर आप इसके वर्बल मीनिंग पे जाओ, इंटरनेशनल ट्रेड यानी अ बिजनेस विच इज़ गोइंग टू बी डन ऑन अ इंटरनेशनल लेवल, दैट मीन्स आउटसाइड द कंट्री। अब इसमें समझने की बात क्या है, हम किन चीज़ों को एक्सपोर्ट करते हैं उसके लिए हमें ध्यान रखना होता है कि बेटा मेरा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो डोमेस्टिक कंजप्शन से जितना ज़्यादा होगा, जो ज़्यादा वाला पैसा है या ज़्यादा वाला हमारे पास रह जाता है प्रोडक्शन, उसको हम क्या कर देते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में यूज़ कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये देखो, मान के चलो कंपनी ने डोमेस्टिक लेवल पे टोटल प्रोडक्शन कितनी करी, कंपनी ने डोमेस्टिक लेवल पे टोटल प्रोडक्शन करी किसी भी चीज़ का 1 लाख यूनिट, ठीक है। अब डोमेस्टिक टोटल कंजप्शन यानी विद इन द कंट्री कितना कंजप्शन हो गया, 80,000 का कंजप्शन हो चुका है। सो द रिमेनिंग इज 20,000। अब जो भी कंट्री है, ठीक है बेटा, जो भी कंट्री है वो इस 20,000 को ही एक्सपोर्ट करेगी, ठीक है। तो एक्सपोर्ट करने की कंडीशन क्या रखनी है कि हमारे टोटल प्रोडक्शन में से टोटल कंजप्शन को हम माइनस कर देंगे, जो मेरा रिमेनिंग बचता है उस रिमेनिंग को हम एक्सपोर्ट प्रोसीजर में इन्वॉल्व कर सकते हैं। समझ आया यहाँ तक? अभी हमने इंटरनेशनल ट्रेड का मीनिंग डिस्कस किया। बेटे अब हम क्या पढ़ेंगे कि हमारे कौन कौन से की एलिमेंट्स हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे होने चाहिए। अब सबसे पहला आप अगर की एलिमेंट अपना देखते हो, जब भी हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो वो इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन पे डिपेंड करता है। अब इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन किस पे डिपेंड करती है? हमारी प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव या फिर कॉस्ट एडवांटेज पे। अब यहाँ से तुम एक डायग्राम समझ सकते हो कि मेरी इंटरनेशनल ट्रेड
यानी इंटरनेशनल ट्रेड, जो ट्रेड मुझे विद इन या आउटसाइड द कंट्री करना है, वो किस पे डिपेंड किया, मेरा इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन। इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन क्या होता है कि बाहर की कंट्री में, किसी दूसरी कंट्री में हमारे देश की किस प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड है, ठीक है। इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन मतलब आउटसाइड द नेशन हमारा कंट्री किस चीज़ में स्पेशलाइज्ड है, किस चीज़ में वो जाना जाता है। उसके बाद हम किस पे डिपेंड रहते हैं, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज का मतलब क्या होता है, समझ इस बात को, बड़ा कॉमन सा है। अगर हम डोमेस्टिक लेवल पे अपनी कोई भी चीज़ 100 रुपीज़ पर केजी मान के चलो, आप राइस है, राइस अगर आप विद इन द कंट्री 100 रुपीज़ पर केजी सेल कर रहे हो, जब आप उन राइस को इंटरनेशनल मार्केट में लेके जाओगे तो बेटे आप उन्हें 100 रुपीज़ पर केजी सेल नहीं करोगे, ऑटोमेटिकली उन राइस की इंटरनेशनल मार्केट में जाते ही जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? इसको बोला जाता है कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज, कि हम उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। अब ये हम डिसाइड क्या करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर गुड्स एट लो प्राइस। हम जो चीज़ हमें एक्सपोर्ट करनी है, जो भी मटेरियल हमें एक्सपोर्ट करना है गुड्स या सर्विसेज का, उसकी प्रोडक्शन हमारी कोशिश रहती है कम से कम प्राइस पे हो, ताकि हम उसकी प्रोडक्शन कम प्राइस पे करके उसको सेल ज़्यादा प्राइस पे करें और हम अपना प्रॉफिट जो है मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर पाएँ। क्लियर हुआ? उसके बाद क्या है, हमारी ये कंट्री स्पेशलाइज इन अ प्रोडक्शन ऑफ दैट गुड्स विच इज़ प्रोड्यूस एट लोअर कॉस्ट। अभी मैंने बताया कि हमें क्या ध्यान रखना होता है कि हमारी जो प्रोडक्शन है वो कम कॉस्ट पे हो, ताकि हम उसे सेल ज़्यादा पे कर पाएँ और हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो। इंटरनेशनल ट्रेड क्या करता है, गुड्स और जो गुड्स एक्सपोर्ट होती हैं वो जनरली हायर प्राइस पे होती हैं। अभी मैंने बताया ना कि अगर हम उसे अपनी लोकल मार्केट में किसी भी चीज़ को 100 रुपीज़ पर केजी में सेल कर रहे हैं, तो हम उसे इंटरनेशनल मार्केट में जनरली कुछ अच्छे प्राइस पे सेल करेंगे। अब इससे होता क्या है, इससे हमें इंटरनेशनल ट्रेड में गेन मिलता है। अब क्या है, जैसे जैसे मेरी मार्केट बढ़ती रहती है उस तरीके से लोगों को इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है और ट्रेडिंग पार्टनर्स भी मिलते हैं, यानी हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होती है अगर इंटरनेशनल मार्केट के बारे में लोगों को पता है और अच्छे खासे लेवल पे वो हो जाती है। अब हमारी हाई इन्वेस्टमेंट अगर है तो ऑटोमेटिक सी बात है मेरा जीडीपी बढ़ेगा। इसीलिए इंटरनेशनल ट्रेड को इंजन ऑफ ग्रोथ कहा जाता है। रिमेंबर द वर्ड। अब तुम्हारे पास अगर एक मार्क्स में क्वेश्चन आता है व्हाई इंटरनेशनल ट्रेड इज सेड टू बी इंजन ग्रोथ, तो तुम्हारा उसका रीज़न क्या होगा, बिकॉज इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोट्स इन्वेस्टमेंट एंड थ्रू इन्वेस्टमेंट वी आर गेटिंग अ हायर जीडीपी। अब इन्वेस्टमेंट कैसे प्रमोट करता है उसका भी तुम्हें आंसर पता होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यानी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं काम करने वाले लोगों को, उस वजह से वो ट्रेडिंग के पार्टनर बन जाते हैं, यानी ऑटोमेटिकली दे आर एंगेजिंग देमसेल्व्स इन अ प्रॉपर और सर्टिफाइड वर्क। आफ्टर दैट their quality standard as well as their living standard is going to be increased, and after that increasing our investment are also increasing, and through that investment our GDP increases, and thus GDP helps in engine of growth. This is the reason why international trade is said to be engine of growth. Clear? अब हमारी इंटरनेशनल ट्रेड के फ़ायदे क्या क्या हैं? बहुत अच्छे खासे फ़ायदे हैं। सबसे पहला, हमारा इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन इंक्रीज़ होती है। हमें ये पता है कि मेरी कंट्री किस चीज़ की स्पेशलाइजेशन के लिए जानी जाती है। और इंटरनेशनल ट्रेड क्या करता है, फाइंडिंग मार्केट फॉर सरप्लस डोमेस्टिक आउटपुट। हमें ये पता लगता है कि हमारे देश के किस प्रोडक्ट की डिमांड, किस गुड्स या किस सर्विसेज की डिमांड पूरे देश में कहाँ है। अब जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, हमारे गुजरात में अचार और ये जो पापड़ हैं बड़े अच्छे खासे लेवल पे हम इनको प्रोडक्शन करते हैं और बड़ी चीप कॉस्ट पे प्रोड्यूस होती हैं। और वहाँ के पापड़ या अचार जो भी फूडेबल ईटेबल आइटम सच काइंड्स हैं,
इस तरीके की हैं, वो हम हमारी पूरी इंटरनेशनल मार्केट में फेमस हैं। अब इंटरनेशनल ट्रेड फैसिलिटी क्या प्रमोट करती हैं हमारी, इम्पोर्ट द असेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज विच कैन नॉट कम्पिटिटिवली प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक कंट्री। ऐसा नहीं है कि हमारा इंडिया सिर्फ एक्सपोर्ट ही करता है, इंडिया इंपोर्ट भी करता है उन गुड्स और सर्विसेज को जिनका प्रोडक्शन हमारी कंट्री में नहीं हो पाता। इंटरनेशनल ट्रेड एक फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने का बड़ा अच्छा खासा मीन है, इसीलिए अगर हमें अपनी कंट्री को डेवलप करना है तो हमें इस प्रोसीजर में पार्ट लेना ही लेना पड़ता है। इंटरनेशनल ट्रेड बेटे हमारी जो क्वालिटी है लाइफ की उसको इंक्रीज़ करता है। क्यों इंक्रीज़ करता है? क्योंकि लोगों के पास अच्छी खासी गुड्स और सर्विसेज की वैरायटी आती है इंटरनेशनल लेवल के, तो उन्हें पता लगता है कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारे देश के जो भी प्रोडक्ट्स हैं या बाहर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको कैसे यूज़ किया जाना है और उनका कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा यूसेज कर सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड क्या करता है, हमारे को इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देता है इन्वेस्टमेंट करने की अच्छे खासे लेवल पे, जिस करके हमारी मार्केट इंक्रीज़ होती है। और इंटरनेशनल ट्रेड को हम क्या बोलते हैं, इंजन ऑफ ग्रोथ, जिस करके हमारा जो जीडीपी है वो इंक्रीज़ होता ही होता है। समझ आए? यहाँ पे अभी हमने इंटरनेशनल ट्रेड का मीनिंग पढ़ा, ऑब्जर्वेशंस पढ़ी और उसके गेन्स पढ़े। अब हम अपने सेकंड पॉइंट पे हैं कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे मेरा फॉरेन ट्रेड कैसा था। क्लियर फर्स्ट चैप्टर याद करो जो मैंने पढ़ाया आप लोगों को, आपको क्लियर कट पता लग जाएगा कि हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारी कंट्री का बुरे तरीके से ब्रिटिशर्स ने बेटा एक्सप्लॉयटेशन किया था, हद से ज़्यादा बुरे तरीके से। हमारी कंट्री कहीं से भी ग्रो नहीं कर रही थी, तो सीधी सी बात है फॉरेन ट्रेड कहाँ से था, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड हमारा ब्रिटिश के साथ था। उसके बाद उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस लगाई थी, तो कुछ हमारी 2-3 कंट्रीज़ थी जिनके साथ हम ट्रेड कर सकते थे, पूरे वर्ल्ड के साथ तो हमें फिर भी परमिटेड नहीं था। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द फर्स्ट चैप्टर। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हम ये देखेंगे हमारी इंडियन इकोनॉमी किस चीज़ से सफ़र कर रही थी, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन से। सबको पता है ना कॉलोनी का मीनिंग, मैंने बताया था कि दो कंट्रीज़ होती हैं बेटा, एक बड़ी कंट्री एक छोटी कंट्री। जब बड़ी कंट्री छोटी कंट्री पे रूलिंग स्टार्ट कर देती है तो उसको कॉलोनियल रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलोनियल रूल। अब ब्रिटिश है, मान के चलो ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे रूल किया, तो बड़ी कंट्री ब्रिटिश हुई ना, छोटी कंट्री क्या हुई हमारी, इंडिया हुई। इंडिया पे किसका रूल था? ब्रिटिश का। हम इसको इकोनॉमिक्स की टर्म पे क्या बोलेंगे, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। क्लियर? ब्रिटिश ने हमारे नेचुरल रिसोर्सेज यानी रॉ मटेरियल यूज़ करने स्टार्ट किए और उन रॉ मटेरियल से उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स बनाए। अपने यानी हमारे देश के जो रॉ मटेरियल्स थे उनसे उन्होंने फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाए। हमारे देश के रॉ मटेरियल्स से उन्होंने अपने फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाए और उन फिनिश्ड प्रोडक्ट को एक अच्छी खासी कीमत पे हमारे ही देश में सेल कर दिया था। नेक्स्ट क्या है हमारा, इसके अलावा हमारे देश में जो रॉ मटेरियल था ब्रिटिशर ने उसको इंडस्ट्री के लेवल पे भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया। रॉ मटेरियल उसने एग्रीकल्चर में भी हमारा बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया, एग्रीकल्चर सेक्टर से, इंडस्ट्रियल सेक्टर की भी पर्पस से हमारी कंट्री से सारा का सारा रॉ मटेरियल वो ले जाते थे। ठीक है, और अपनी ही कंट्री में उन्हें फिनिश्ड प्रोडक्ट में या फिनिश्ड गुड में जो है कन्वर्ट करते थे और यहाँ आके उसे बेटे सेल आउट करते थे। उसके बाद हमारा क्या है, सब्सटेंशियल एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया गिव सम इम्पॉर्टेंट इम्पेयर्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड which had significantly declined owing to decay in the Indian handicraft। हमारे इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी ना, जो हमारे इंडिया का हैंडीक्राफ्ट सेक्टर है वो वर्ल्ड वाइड फेमस था अपनी कारीगरी के लिए। हमारे देश में जो हैंडीक्राफ्ट के आर्टिस्ट थे वो पूरे वर्ल्ड में फेमस थे कि वैसे आर्टिस्ट कहीं नहीं है। उन्होंने क्या किया था बेटे, ब्रिटिशर्स ने उसी इंडस्ट्रीज़ के यानी उन्हीं हैंडीक्राफ्ट्स को उन्होंने एक्सप्लॉइट कर दिया था, उनका काम बंद करा दिया था, यानी वो चाह के भी आर्टिस्टिक काम नहीं कर पा रहे थे। फिर क्या हुआ हमारा इंडिपेंडेंस के टाइम पे, हमने जब
एक्सपोर्ट इंपोर्ट में से माइनस किया तो वो भी हमारे फेवरेबल में था, मतलब हमारे एक्सपोर्ट्स ज़्यादा थे और हमारे इंपोर्ट्स कम थे। 1946-47 में क्या हुआ, जैसे ही हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा हो गए, क्योंकि हमारे देश से बहुत ज़्यादा सामान ब्रिटिश में भेजा जाता था, तो देखो हमारे को कितना प्रॉफिट हुआ, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट को 31 करोड़ का। उसके बाद यही प्रॉफिट जो था 47-48 में कितना आया हमारे पास, 14 करोड़ का। तो आप यहाँ से रिस्क देख, अपना हमारा लॉस देख सकते हो कि हमारी इकोनॉमी को कितना लॉस हुआ होगा। अब नेक्स्ट क्या है हमारा पॉइंट, कि ब्रिटिश ने क्या किया, इंडियन इकोनॉमी को सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल का हब माना था, कि यहाँ से जितना ज़्यादा मैक्सिमम हो पाए रॉ मटेरियल ले लो और बदले में इनको फिनिश प्रोडक्ट दे दो। अब इससे हुआ क्या, हमारी जो इंडिया थी वो और ज़्यादा बैकवर्ड पे बैकवर्ड ही होती रही। क्यों? क्योंकि बेटे उसने सारा तो अपना रॉ मटेरियल, मोस्टली रॉ मटेरियल ब्रिटिश में सप्लाई कर दिया था, तो हमारे इंडिया के लोग बाउंडेड हो गए थे फिनिश प्रोडक्ट खरीदने के लिए, फिनिश्ड गुड्स। और जब वो फिनिश्ड गुड्स खरीदते थे तो वो एक अच्छे खासे काफ़ी हाई अमाउंट पे उन फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को खरीदते थे। तो हमने यहाँ से 3 चीज़ पढ़ी, एक हमारी क्या पढ़ी हमने, वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, दूसरा क्या पढ़ा हमने, कंपोजिशन ऑफ ट्रेड, तीसरा पढ़ा हमने डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब क्या था, कि हमारे देश में जो हैंडीक्राफ्ट्स थे जिसके लिए हमारा देश जाना जाता था, इन्होंने उसको बहुत ज़्यादा कम कर दिया। हमारे देश में एक्सपोर्ट ज़्यादा होते थे और इंपोर्ट्स कम होते थे। एक्सपोर्ट ज़्यादा किसके साथ होते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ ही। कंपोजिशन ऑफ ट्रेड का मतलब क्या है, कि हमने क्या स्टार्ट किया, जो रॉ मटेरियल था, एक तो हमने उसको एक्सपोर्ट तो हम कर ही रहे थे, हमने इंपोर्ट क्या करते थे, हम सिर्फ फिनिश्ड गुड। यानी हम जैसे एक एग्जांपल देके समझाओ, कॉटन है बेटे, हम कॉटन, रॉ कॉटन को तो ब्रिटिश में भेज देते थे, यानी एक्सपोर्ट कर दिया। अब उसी कॉटन का कुछ भी आप ये लगा सकते हो, कोई ड्रेस लगा सकते हो, उसी कॉटन, वही कॉटन एक ड्रेस में कन्वर्ट होके आपके पास आ रही थी और हम उसे परचेज कर रहे थे। तो ये था हमारा फिनिश्ड गुड्स के केस में, कि हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट किसका हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल का। इंपोर्ट किसका हो रहा था, फिनिश्ड गुड्स का। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ ट्रेड का मतलब क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड था वो ब्रिटेन के साथ था। फिर आफ्टर अ वाइल ब्रिटेन के साथ से हटके हमने 2-3 जो कंट्रीज़ थी हमारी, जैसे कि हमारा था ये था श्रीलंका था हमारे पास, और एक पाकिस्तान था, इन चाइना था, ठीक है, हमने इनके साथ अपना जो है ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया था। अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि हमारे फॉरेन ट्रेड में इंडिया के जैसे ही इंडिपेंडेंस हमारा देश हो गया, उसके बाद इंडिया के फॉरेन ट्रेड की क्या कंडीशन थी। अब इसके लिए क्या था हमारा, सबसे पहले हम वही 3 सेक्टर्स पे पढ़ेंगे, वॉल्यूम, कंपोजिशन और डायरेक्शन। पहला अगर हमें ये दे रखा है वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब क्या था, कि हमारे देश में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किस लेवल से हो रहा था। ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे क्या था, एक्सपोर्ट ज़्यादा थे, इंपोर्ट कम थे। अब हमने ये देखना है कि हमारे जैसे ही कंट्री फ्री हुई, इंडिपेंडेंस हुई हमारी कंट्री में, उसके बाद हमारा एक्सपोर्ट कितना था और हमारा इंपोर्ट कितना था। इसी फिगर को हम देखेंगे फर्स्ट प्लान में। हमारा जो 51 से 56 था, हमारा इंपोर्ट था 3651, एक्सपोर्ट कितना था हमारा 3109। सेकेंड प्लान 56 से 61 में हमारा इंपोर्ट कितना था, देखो यहाँ इंक्रीज हो गया 5402, और ये भी हमारा, ये हमारा जो था एक्सपोर्ट था दैट इज़ 3063। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा इंक्रीज हुआ था और ये हमारा डिक्रीज हुआ। थर्ड ईयर प्लान है जो 61 से लेके 66 तक, यहाँ पे भी इंक्रीजिंग है 5402 से 6119। और जो बेटे हमारा क्या था एक्सपोर्ट था वो भी डिक्लाइन हुआ। तो पर्टिकुलर अगर तुम हर साल टोटल में क्या होता है, इंपोर्ट प्लस एक्सपोर्ट, इसको बोला जाता है टोटल। अगर तुम यहाँ पे चेक करो, हमारे हर साल में जो हमारे इंपोर्ट्स हैं
इंपोर्ट्स कॉन्टीन्यूसली बढ़ रहे थे हमारे हर प्लान में, हर एक प्लान में मेरे इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। और जो मेरे एक्सपोर्ट थे, एक्सपोर्ट हमारे यहाँ तक यानी 4th ईयर प्लान तक डिक्रीज हो रहे थे। उसके बाद 5th ईयर प्लान से लेके 12th ईयर प्लान तक कॉन्टीन्यूसली वो इंक्रीज हो रहे थे। यानी देखो हमारे इंपोर्ट्स में तो एक ही कंडीशन है ना कि वो कॉन्टिन्यू इंक्रीज ही हो रहे थे, जबकि एक्सपोर्ट्स हमारे क्या थे बेटे, एक्सपोर्ट हमारे स्टार्टिंग के 4th ईयर प्लान तक तो हमारे डिक्रीज हुए। उसके बाद हमारी गवर्नमेंट ने रेट फिक्स कर दिया, ठीक है, और गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व हो गई। तो हमारे जो यहाँ पे ये जो हमारा पास डाटा फिगर है 5th प्लान से लेके 12th प्लान तक वो इंक्रीज हो रहा था।